मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता शुक्ला पहली बार यूट्यूब पर आपके सामने हूँ। जैसा हम लोग अक्सर देखते हैं कि 9वीं कक्षा से ही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता होती है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हों। अक्सर हम लोग करते क्या है कि कक्षा में शिक्षक जो हैं वो चैप्टर्स तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका आरंभ कैसे हुआ, किस साहित्यकार ने किस विषय को किस सोच के साथ रखा, उसकी विशेषताओं को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट उसमें हो नहीं पाता है। मैंने कोशिश की है कि जब मैं आपकी कक्षा लूँ, आपको पढ़ाऊँ, तो पहली शुरुआत हम हिंदी साहित्य के इतिहास से करें। 9वीं 10वीं कक्षा को तो इससे लाभ होगा ही होगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेकिन होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपको यह लाभ पहुंचाएगा। तो आरंभ करते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या है। आप सामान्यतः सुन लेते हैं कि बीती हुई कथाओं को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास जो आज के पहले जो कुछ घटनाएं घटी वो इतिहास में शामिल है। जब हमारा जन्म, हमारा जीवन यहाँ तक पहुंचा, इसके पूर्व हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, वो भी एक इतिहास है। जब हम जन्म लिए थे, प्राक इतिहास में पाषाण युग था, जंगली सभ्यताएं थीं, और आज हम हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में जो घटनाएं घटी, जो विकास की स्थितियां आई क्रमशः, उसे जानना है इतिहास। तो अलग अलग चीज, चाहे वह हिंदी साहित्य का इतिहास हो, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास हो, हमारे जीवन का इतिहास हो, या किसी चीज का इतिहास हो, तो हम लोग विषय पर आते हैं, क्योंकि हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज का क्लास जो है, आज की कक्षा जो है, वो 9वीं 10वीं वर्ग की कक्षा के लिए है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास की गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग उतना जानेंगे जो 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आवश्यक है। जैसे हम तुलसीदास जी पढ़ते हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं। तो इतिहास के किस युग से इनकी शुरुआत हुई और किस विशेषताओं के साथ आ गया है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज से ही कहानियों को, बिंदुओं को, भावनाओं को लेता है, और हम अपने आप को इतिहास या साहित्य में देखते हैं। तो साहित्य, हिंदी साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं है, साहित्य का प्रेरणा स्रोत भी है। तो इसलिए हिंदी साहित्य को पढ़ने में हमें पूरे मनोयोग से अपना समय देना चाहिए। आज हम शुरुआत करते हैं कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उन विशेषताओं के साथ आज के दौर में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। अगर हम इस विषय को अच्छी तरह से जान पाएंगे तो निश्चय ही हमारी इच्छा पढ़ने की ओर जगेगी और हम उसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। काल विभाजन अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग तरह से दिए हैं। आपको इतने डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आपका जो विषय है, उसमें हम लोग बाद में आएंगे, तो उसके लिए सामान्य जानकारी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को हम आदिकाल के रूप में जानते हैं। आदि का अर्थ आप जानते हैं, आदि, आरंभ, आरंभिक काल। उसको हम लोग वीरगाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि विशेषताओं के आधार पर नामकरण होते हैं। उस समय युद्ध की परंपरा ज्यादा थी, बहुत युद्ध हुआ करते थे, कभी चीन, कभी यूनान, कभी कुछ न कुछ लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इसलिए समाज में वीरता के भाव को भरने के लिए लोगों ने वीरतापूर्ण रचनाएं रची। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है, चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। तो इस तरह से वीरगाथा काल नाम भी पड़ा, चारण काल नाम भी पड़ा। बहुत सारे नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। आपको वहां तक जाने की अभी आवश्यकता नहीं है,
जब प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपकी आवश्यकता होगी और जब मैं उसकी कक्षा लूंगी तो इस विषय की गहराई में जाऊंगी। तो आदिकाल अभी 9वीं और 10वीं कक्षा को अभी उसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानने की जरूरत है कि साहित्य की शुरुआत आदिकाल से हुई और वहाँ अपभ्रंश था, वहाँ खड़ी बोली हिंदी नहीं थी। जो भी रचनाएं हुआ करती थी लोक भाषाओं में हुआ करती थी। अब आदिकाल के बाद विकास, कोई भी क्रम जब चलता है तो एक ही जैसा लगातार नहीं होता है, निरस होना शुरू हो जाता है। तो लड़ते लड़ते कहते हैं कि युद्ध जो है किसी समाज के विकास का दौर नहीं हो सकता, उसमें आर्थिक क्षति भी होती है और जन जन की धन की सबकी क्षति होती है। तो लोग धीरे धीरे निराशा के गर्त में डूबते चले जाते हैं। तो एक आस्था की आवश्यकता होती है, मनुष्य के मन में एक विश्वास को जगाना होता है। तो हमारे साहित्यकारों के मन में आया कि अब धीरे धीरे हमारा समाज जो है निराशा की गर्त में जा रहा है, तो उन्हें एक संबल देने की जरूरत है, एक आस्था देने की जरूरत है। तो उस आस्था में उन्होंने भक्ति काल खिलाया। भक्ति काल में लोगों के मन में जगाया गया कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। तो ईश्वर के रूप को निर्गुण और सगुण रूप में हमारे सामने लाया गया। आज आपको पढ़ना है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एसएससी बोर्ड हो, उसमें भक्ति काल आवश्यक रूप से आपको पढ़ना है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति भी है, हमारा विश्वास भी है और हमारा धर्म ग्रंथ भी है। तो हम तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, सूरदास जी को पढ़ते हैं, मीराबाई को पढ़ते हैं, ये सब भक्ति काल से रिलेटेड है। तो भक्ति काल में सबसे पहले निर्गुण भक्ति आई। निर्गुण भक्ति को जगाने वाले हमारे महाकवि संत कबीर आए। संत कबीर ने यह बताया लोगों को कि कण कण में ईश्वर है। उन्होंने बताया कि कण कण में ईश्वर है, हर क्षण आपके सामने ईश्वर है, आपके भीतर ईश्वर है, आपके आसपास ईश्वर है, जो हमेशा आपको देख रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं। तो जन जन और कण कण में ईश्वर का वास होने का क्या अर्थ हुआ? अर्थ है कि आपके साथ सब हैं और सबके साथ आप हैं, तो आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा सके। अगर आपकी किसी की आत्मा को आप दुखा रहे हैं तो आप ईश्वर के मन को दुखा रहे हैं। तो एक विश्वास जगा। और ये निर्गुण भक्ति की साधना कैसे हो सकती है? कहीं मंदिर मस्जिद में जाकर के नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन की माला को फेरो। मन की माला क्या है? आशा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, इन सबको डारी दो, छोड़ दो, और दया, प्रेम, उपकार, परोपकार आदि आदि भावनाओं, संवेदना की भावना से समाज में आगे बढ़ो। लेकिन इनका मार्ग जो था, निर्गुण भक्ति का मार्ग थोड़ा कठिन था, क्योंकि मानव का स्वभाव होता है जो सामने देखते हैं उससे प्रेम होता है ना। किसी के बारे में कितना भी बता दो, प्रेम जागृत नहीं होगा। अगर आप सामने देखते हो राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, तो आप आज श्रद्धा देते हैं। तो योग और साधना बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। तो सूरदास और तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ, तो उन्होंने भगवान के अवतार लाए पृथ्वी पर। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, है ना। 12 अवतार माने गए, कितने अवतार माने गए, उन अवतारों की चर्चा हुई और हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना हुई, भक्ति की भावना हुई, और हम साहित्य के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचे। तो भक्ति काल के बाद, अभी संक्षिप्त में मैं बता रही हूँ, जब कक्षा शुरू होगी तो विस्तार से मैं आपके समक्ष ये सारी बातें रखूंगी। भक्ति साहित्य के बाद कहते हैं भूखे भजन न हुई है गोपाला। कितनी भी भक्ति कर लो, पेट तो भरने वाला नहीं है, पेट भरने के लिए कुछ तो काम चाहिए। तो इसके बाद रीति काल आता है। रीति एक ही रेख पर चलना, एक ही नियम पर चलना। उस समय मुगल शासन था, है ना। राजाओं के दरबार में कवि लोग आते थे, राजाओं का गुणगान करते थे और उनको भारी मात्रा में उपहार मिलते थे, उससे उनकी जीविका चल जाती थी। तो वैसे समय में रीति काल आया। तो कहते हैं भक्ति काल अगर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो रीति काल जो है उसके विकास को चरम तक ले गया, क्योंकि वहां फिर श्रृंगारिक रचनाएं होने लगी, अलंकार आए। छंद अलंकार तो भक्ति काल में भी आ गए थे, लेकिन रीति काल में इसका विकास हुआ। तो रीति काल में बिहारी लाल के दोहों को आप पढ़िए,
तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि किस तरह से भक्ति, श्रृंगार और सामाजिक जो सच्चाई है सबको उन्होंने अपने दोहों में शामिल किया। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमशः बढ़ता ही गया। उसमें कई बिंदुओं और कई रीतियों और कई विशेषताओं को हमारे सामने लाया गया। हम साहित्य के माध्यम से ही समाज को, संसार को समझ पाए हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आधुनिक काल का दौर है। आधुनिक काल के पहले खड़ी बोली नहीं थी, तो भाषा और साहित्य थोड़े कठिन थे सबके लिए। आज जन जन के लिए, सामान्य जनों के लिए भी आज भाषा, हिंदी भाषा जो है और साहित्य थोड़ा आसान है, क्योंकि हमारे पास खड़ी बोली आई। और खड़ी बोली के आविष्कारक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो 9 वर्ष की आयु के जब थे तब उन्होंने अपने पिता को सुनाया था कि ले ब्योढ़ा ठाढ़े भयो श्री अनिरुद्ध सुजान, और वाणासुर के सैन को हनन लगे भगवान। पिता ने उसी दिन आशीर्वाद दिया था उन्हें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ले करके आए हमारे सामने खड़ी बोली। और आज आधुनिक साहित्य जो हम पढ़ते हैं, प्रेमचंद को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, चित्रानंदन पंत को पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ते हैं, कीर्ति चौधरी को पढ़ते हैं, और न जाने कितने साहित्यकार जिसने हिंदी जगत में धूम मचा दिया, जो दैनिक प्रमाण दिनकर की तरह से समाज और साहित्य को प्रकाशित किए, हम उनको पढ़ते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ मेरा परिचय आप लोगों के साथ था। आते हैं फिर और मिलते हैं 9वीं 10वीं कक्षा ICC बोर्ड के हिंदी साहित्य के साथ। तब तक के लिए विदा।